अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स। इसी तरीके से विस्कस फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के अंदर क्या होती है और उसकी चंद एग्जांपल्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स से। कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को अपोज करे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कार मूव कर रही है और ऐसी कोई फोर्स है जो उसकी मोशन को अपोज कर रही है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है उसकी मोशन में, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस होती है? फॉर एग्जांपल एक कार रोड के ऊपर मूव कर रही है तो एयर प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो उस गाड़ी की मूवमेंट को अपोज करेगी, तो इस केस में एयर प्रेशर ये एक फ्रिक्शनल फोर्स के ज़ुमरे में आएगा। इसी तरीके से कोई बॉडी अगर किसी मीडियम के अंदर मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लूइड है, ऑयल है या वाटर है, तो उसको उस मीडियम के अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स मिलेगी, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा। तो दो तरह की फ्रिक्शनल फोर्स हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो आइए उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन हैव द वैल्यूज दिस। इसमें म्यू एस ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स या तो इससे लेस होगी या इस कॉम्बिनेशन के इक्वल होगी, और n इस केस में नॉर्मल फोर्स है जो कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं। इसी तरीके से द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन टू बिटवीन टू सरफेस इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। इस केस में ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और अगेन n इस केस में नॉर्मल फोर्स है। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से लेस होती है, और ये दोनों पैरामीटर्स नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो सरफेस की नेचर होगी वही डिसाइड करेगी कि म्यू के और म्यू एस की वैल्यू क्या है। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन किया जाएगा। उसके अंदर मेन फर्क म्यू एस और म्यू के का आ रहा था। म्यू एस था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये दोनों कोफिशिएंट्स या दोनों कांस्टेंट्स डिपेंड करते हैं उस सरफेस की कंडीशन के ऊपर, यानी उस सरफेस की बनावट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो किस चीज़ के ऊपर बॉडी मूव कर रही है या किस मीडियम के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली किस चीज़ को स्टैटिक फ्रिक्शन और किस चीज़ को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जा रहा है और इन दोनों की बाउंड्रीज क्या हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ड्रम है, और जब ड्रम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ये सरफेस जो कि इस ड्रम के ऊपर लगा रही है फोर्स, उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और यहाँ पे वो एन से डिनोट हो रही है। इसी तरीके से दूसरा इसका वेट है जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट कर रहा है, एन और एम जी, यानी कि जिस टाइम पे ये ड्रम सिर्फ सरफेस के ऊपर पड़ा है और उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही, तो उस केस में सिर्फ दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल फोर्स है और दूसरा उसका वेट है। अब हम ये करते हैं कि एक थोड़ी सी फोर्स इसको हम राइट साइड पे लगाते हैं। ये थोड़ी सी फोर्स उस वक्त तक इस ड्रम को मूव नहीं करेगी जब तक कि आप इस एफ एस के मैग्नीट्यूड से बढ़ नहीं जाते, यानी कि जब तक ये कैपिटल एफ इस स्मॉल एफ से लेस रहेगा ये ड्रम अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, और इस केस को हम कहते हैं स्टैटिक रीजन या स्टैटिक केस, यानी कि आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड इस स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स के मैग्नीट्यूड से स्टिल कम है। इसी तरीके से आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना शुरू कर दें और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस कोफिशिएंट से इंक्रीज कर जाएगा तो आप इस रीजन में मूव कर जाएंगे, और ये रीजन है काइनेटिक रीजन। और यहां इस केस में और इस केस में फ़र्क ये है कि जब आपके पास कैपिटल एफ यानी कि जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम था, तो बॉडी अपनी जगह पे स्टैटिक थी, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं थी। इस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड काइनेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से
यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर गया तो आपके ड्रम ने मूव करना शुरू कर दिया और अब इसके अंदर कोई डेफिनेट एक्सेलरेशन है। सो ग्राफिकली अगर आप देखें तो आप ये एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे जैसे जिस टाइम पे आप ओरिजिन के ऊपर देखिए, यहाँ से आपने फोर्स स्टार्ट की और इस डायरेक्शन के अंदर उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब तक आप स्टैटिक रीजन के अंदर थे तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन था। स्मॉल एफ कैपिटल एफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते गए स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करती गई। यही रीज़न थी कि ये ड्रम उस वक्त अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट आया, यहाँ पे आके आपके पास स्टैटिक रीजन ख़त्म हो गया और यहाँ पे एफ का मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर गया तो आपके पास काइनेटिक रीजन स्टार्ट हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि एक डिप के साथ ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है और इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा म्यू के एन, और इस केस में ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो इट मीन्स कि जब तक आपके पास अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है और एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और जैसे ही आपके अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करेगा तो आपके पास एक थोड़ा सा डिप आएगा और उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और हम पहले बता चुके हैं कि म्यू के की वैल्यू ये यूजुअली लेस होती है म्यू एस से। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखिए तो कुछ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कुछ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिफाइन किए गए हैं या उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ गिवन है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। रबर ऑन रबर, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.8 है। इसी तरीके से वुड ऑन वुड का देख लीजिए तो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25 से 0.5 के बीच में वेरी करता है और इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है। इसी तरीके से आपको टेबल गिवन है। सो अभी आपने देखा कि असल में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, किस तरीके से दो रीजन्स बनाए जा सकते हैं और वो रीजन्स डिपेंड करेंगे आपके उस मैग्नीट्यूड फोर्स के जो कि आपने एक्सटर्नली अप्लाई की हुई है किसी बॉडी के ऊपर। जब तक वो फोर्स उसकी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं करेगी तो आप एक स्टैटिक रीजन के अंदर हैं, तब तक वो ड्रम या वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आपकी अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड आपकी फ्रिक्शनल फोर्स से इंक्रीज करेगा तो आप काइनेटिक रीजन के अंदर आ जाएंगे। और काइनेटिक रीजन की खास बात यह है कि उस रीजन के अंदर उस बॉडी के पास की एक्सेलरेशन होगी या वो बॉडी मूव कर रही होगी। तो आइए हम अब एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इंक्लाइंड प्लेन बनाया हुआ है और आप उसका इंक्लिनेशन एंगल चेंज करते रहेंगे तो बॉडी किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके मूव करना शुरू करेगी और एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उस एंगल के ऊपर, इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रफ surface inclined relative to the horizontal as shown in the figure. The inclined angle is increased until the block starts to move. Show that you can obtain mu s by measuring the critical angle theta c at which this slipping just occurs. इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि आप इस एंगल को देखिए जो कि हॉरिजॉन्टल से बनाया गया है, इसको ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए तो इस सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाया गया है और ये कोई ब्लॉक है या फिर कोई बॉडी है जो कि सरफेस के ऊपर पड़ी है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो ये बॉडी भी इसके साथ ऊपर मूव करती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा इस एंगल को बढ़ाते हुए कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर जब ये ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, हमने ये देखना है कि म्यू एस का और थीटा का क्या रिलेशन है, यानी कि उस एंगल का जिसके ऊपर जस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट होगी और म्यू एस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या रिलेशन है आपस में, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि
इस सरफेस का, ये जो सरफेस है इसकी नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जो कि n से डिनोट की गई है। इसी तरीके से इसका वेट हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, वो ये लिखा गया है mg। इसी तरीके से अगर जो है ये बॉडी मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इट मीन्स के इसकी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे है। अब अगर हम दो एक्सिस डिफाइन कर दें, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये एंगल थीटा है, तो एक बात आपने याद रखनी है, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होगा वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल थीटा है इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। तो आप ये देखिए कि एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है और एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसके एंगल में, उनके बीच में भी एंगल थीटा है। फॉर एग्जांपल एंगल एक ये थीटा है, इस सरफेस को आप इस तरह से प्लॉट कीजिए और इस लाइन को आप इस तरह से प्लॉट कीजिए, यही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये है, सो इनके बीच में भी एंगल थीटा है। इस तरीके से ये दोनों एंगल्स सेम हैं। मुझे ये एंगल यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ा, उसकी रीज़न ये थी कि मुझे अपने सारे कंपोनेंट्स एक्स और वाई में रिजॉल्व करने हैं। जो कंपोनेंट्स ऑलरेडी एक्स और वाई में हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक्स और वाई के साथ किसी एंगल के ऊपर पड़े हुए हैं उनको एक्स और वाई में रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए कि नॉर्मल फोर्स वो ऑलरेडी वाई में है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स ये भी ऑलरेडी माइनस एक्स में है, तो इसको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो वेट है अगर आप उसको देखें तो ये एट एन एंगल थीटा इंक्लाइन है वाई एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब है कि इस एम जी को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। तो आप ये देखिए कि अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस का कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा एम जी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, सो ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है बेसिकली। सो अब हमारे पास चार फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक एम जी कॉस थीटा है वेट की, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है वेट का वर्टिकल कंपोनेंट। जैसा कि इस एग्जांपल में बताया गया है कि आपने म्यू एस उस वक्त निकालना है जिस टाइम पे जस्ट बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इट मीन्स कि उस वक्त बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ना तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ना वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है। तो इट मीन्स कि ए एक्स भी ज़ीरो है इसके पास और ए वाई भी ज़ीरो है। ए एक्स और ए वाई के ज़ीरो होने का ये मतलब है कि एफ एक्स समीशन ऑफ एफ एक्स ज़ीरो है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक, और इसी तरीके से ए वाई का मतलब है कि समीशन ऑफ एफ वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस ये ज़ीरो हैं। अब ये देखिए आप कि ये फोर फोर्सेस हम किस तरीके से इस फार्मूला में इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने पुट किया समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस के अंदर एक फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा और एक फ्रिक्शनल फोर्स है और इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो इस वजह से एक नेगेटिव साइन के साथ आ रही है ये ज़ीरो। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस में देखिए कि दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल फोर्स है और एक वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और आप ये देखिए कि अगर आप इस डायरेक्शन में y को पॉजिटिव ले रहे हैं तो n पॉजिटिव आएगा और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इट मीन्स कि आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन है एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा और दूसरी इक्वेशन से आपके पास रिजल्ट आएगा n इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा। सो आप इस फिगर के अंदर देखिए कि एम जी साइन थीटा अपनी जगह पे रखिए और एम जी की यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आया है, तो आप एम जी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालिए और यहाँ से एम जी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एन ओवर कॉस थीटा। आपने एन ओवर कॉस थीटा पुट किया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये मिलके टेन थीटा बना देंगे। और एफ एस यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को शुरू में बताया गया था कि डिफाइन किया जाता है म्यू एस एन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल फोर्स है। तो म्यू एस एन पुट किया गया है। सिंस एन इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन की दोनों साइड से कैंसिल किया जा सकता है। तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा सी आ गया है। और सी यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन वो है कि आपने एंगल इंक्रीज किया और आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच गए कि उससे थोड़ा सा एंगल इंक्रीज करने से वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी, उस एंगल को एक ख़ास नाम दे दिया गया है, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और इस तरीके से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और क्रिटिकल एंगल आपस में लिंक्ड हैं टेन थीटा के साथ, यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही रिलेशन हम बेसिकली निकालना चाह रहे थे। ये था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये था क्रिटिकल एंगल, जिसके ऊपर जस्ट उस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करना था। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हो तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा एक यूनिवर्सल रिजल्ट है जो आपके हमेशा जहन में होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और उसको डिफाइन इस तरीके से किया जाएगा कि उनका कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स जो उस बॉडी को मूव करवाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस उस बॉडी के ऊपर लगा रही होगी। तो आइए उसके लिए स्लाइड देखते हैं। वी कैन डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन विच इज हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू कांस्टेंट स्पीड ऑन ए फ्लैट सरफेस डिवाइडेड बाय द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। यही रीज़न है कि अगर आप किसी बॉक्स को किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करें तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और उसी बॉक्स के नीचे अगर आप टायर्स लगा दें जो कि एक रोलिंग फ्रिक्शन के तौर पे वहाँ पे एक्ट करेंगे तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और यहाँ पे कुछ उसकी टिपिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं 0.0022 टू 0.003 फॉर स्टील व्हील्स और फिर 0.01 टू 0.02 रबर टायर्स ऑन कंक्रीट। अभी हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। अब हम ये देखेंगे उस फ्रिक्शन को कि जो फ्रिक्शन किसी मीडियम में मूव करने की वजह से वो मीडियम प्रोवाइड करती है उस मूवमेंट की, उस बॉडी की मूवमेंट को। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी बॉल को या किसी भी कार को किसी पानी के अंदर डाल दें और आप ये अज्यूम करें और आप उसको पुल करें नीचे की तरफ धकेलने में, तो फिर आपको ये फील होगा कि आपको फोर्स ऐसी फील हो रही है जो कि ऑपोजिट साइड पे लग रही है, यानी कि आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है नीचे जाते हुए अगर अपनी बॉडी को मूव करवाने के लिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये विस्कस फोर्स है या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। Sticking your hand out of the window of a fast moving car will convince you of the force of existence of fluid resistance, the force that fluid, gas or liquid exerts on a body through it. The moving body exerts force on the fluid to push it out of the way. न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी जगह पे एक्शन किया गया है तो उसका रिएक्शन भी होगा, और यही रिएक्शन बेसिकली इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स है। इस एग्जांपल में ये किया गया है कि ये कोई ऑयल है और एक छोटी सी मेटल बॉल को इस ऑयल के अंदर डिप किया गया है। तो आप देखिए कि जैसे ही इस बॉल को ऑयल के अंदर डिप किया जाएगा तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट के ऊपर इसको कोई फ्रिक्शनल फोर्स फील नहीं होगी, और उस केस में इसके पास एक्सेलरेशन फ्री फॉल वाली होगी जी। लेकिन जैसे ही ये बॉल इसके अंदर मूव करना शुरू करेगी तो इस मीडियम यानी कि ये जो ऑयल है ये इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जो कि इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम देखिए तो इस केस में नज़र आएगा कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ये मीडियम इस बॉडी के ऊपर लगा रहा है वो अपवर्ड होगा। ये अब हम ये देखेंगे कि विस्कस मीडियम या फिर किसी फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी या वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसकी दो बेसिक्स डेफिनेशन है
कि अगर आपकी बॉडी छोटी है और वो छोटी स्पीड के साथ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स लीनियरली डिपेंड करेगी आपकी वेलोसिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल b कोई कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू BV फॉर द केसेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद स्मॉल वेलोसिटीज। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी का साइज ज़्यादा है और आप एक ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो आपके पास अब फोर्स लीनियरली डिपेंड नहीं करेगी वेलोसिटी पे, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस केस में आप लिखेंगे F इज इक्वल टू DV स्क्वायर। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट वेरी लो स्पीड तो आपके पास F इज इक्वल टू KV आ रहा है। इस केस में F फ्रिक्शनल फोर्स है और V ये वेलोसिटी है। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी बड़ी है तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करेगी V स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ पे D जो है ये कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे इसी तरह K कोई कांस्टेंट है, और इस केस को एयर ड्रैग या सिंपली ड्रैग भी कहते हैं। तो आइए एक हम एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल है कि एक मेटल बॉल को एक ऑयल के अंदर डिप किया गया है। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि जैसे इसको डिप करेंगे उस केस में इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगी जिसको हम कहते हैं AY इज इक्वल टू G, और तब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही होगी। फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगी जब ये मेटल बॉल इस मीडियम के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये मीडियम इस बॉल को एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो आप देखिए कि एक टाइम ऐसा आएगा इस बॉल के मूव करते हुए कि जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि एक ये बड़ी वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन है G के इक्वल, लेकिन वो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो कि ये है, और अंटिल एक पॉइंट आएगा जब इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी और उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और ये एक फिक्स्ड वेलोसिटी है। इस केस में इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगी। तो इट मीन्स कि जब कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगी तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो आएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जब इन फोर्सेस को एक्ट करेंगे तो mg इज इक्वल टू माइनस KVT आएगा, क्योंकि इस केस में F किसके इक्वल है, KV के इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल बॉडी है और स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो लीनियरली डिपेंड करेगा। इस KV को इसने VT के साथ डिनोट कर दिया है, और यहाँ से VT की वैल्यू आपके पास आ गई है mg इज इक्वल टू K, यानी कि ये टर्मिनल स्पीड है। और ये टर्मिनल स्पीड कब अचीव हुई है, जब इस बॉल ने इस फ्लूइड के अंदर मूव करना स्टार्ट किया है और इसको एक अपोजिशन फोर्स मिली है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। वो इसकी स्पीड को कम करेगी, एक्सेलरेशन को कम करेगी, अनलेस कि आपके पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी आ जाएगी, और उस पॉइंट के बाद थ्रू आउट वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो चुकी है। सो अभी आपने देखा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ उसी सूरत में अचीव होगी जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर मूव करेगी और वो फ्लूइड उसके ऊपर कोई अपोजिशन में फोर्स लगाएगा, और वो अपोजिशन वाली फोर्स करेगी क्या, वो उसकी एक्सेलरेशन को कम करेगी, और एक्सेलरेशन को इतना कम करेगी आपके पास एक डेफिनेट वेलोसिटी आ जाएगी और उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि किसी बॉडी के अंदर अगर कोई फोर्स फ्रिक्शन नहीं है और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो ग्राफ में वो किस तरीके से डिफरेंस होगा, यानी कि वो ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो आइए उसके लिए फिगर देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है y वर्सेस t, यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें जब आप देखिए कि जब कोई आपके पास रेजिस्टेंस नहीं थी तो ये पैराबोलिक कर्व थी, और जैसे ही रेजिस्टेंस आई है आपके पास ये कर्व जो है ये स्ट्रेट होना शुरू होगी। स्ट्रेट होने का ये मतलब है कि इस केस में इसने लेस डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इस केस में इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसी तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसी केस के लिए देखिए आप कि अगर आपके पास कोई फ्लूइड नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी फ्लूइड में, तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही थी। जैसे ही आपने उसके अंदर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को इंक्लूड किया तो आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कम होगी और एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, और वही सैचुरेशन पॉइंट है टर्मिनल वेलोसिटी का। यानी कि इस ग्राफ को अगर आप आगे इंक्रीज करते जाएं तो ये वेलोसिटी इससे इंक्रीज नहीं हो सकती, ये इसी वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। इसी तरीके से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आप देखें तो जब कोई आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, AY इज इक्वल टू G होगा, ये फ्री फॉल का केस होगा। G अगर कांस्टेंट है तो एक ग्राफ के ऊपर ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन से कंसीडर होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास फ्लूइड में रेजिस्टेंस है तो आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज इस तरीके से शो किया गया है।
अब हम एक इक्वेशन में एक किसी तरीके से इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि टाइम इंटरवल बेसिकली किस तरीके से डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये सेम एग्जांपल है जो कि ऊपर आप देख चुके थे। इस केस के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आ रही है, उसको ए वाई कहा गया है, एम मैस है, एम जी उसका वेट है, और ये माइनस के ऑपोजिशन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। तो आप इसको एम ए वाई जिस तरह से आपको पता है कि ये डिफाइन किया जाता है डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, ये लिखा गया है, एम जी माइनस के वी वाई लिखा गया है। अब आप एक काम कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इस पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, एम जी बाई के। और आप पहले देख चुके हैं कि ये किसके इक्वल था, ये टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इसको वी टी लिखा गया है और आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया है, यानी कि डी वी वाई को इधर ही रहने दिया है और डी टी को इधर ले गए हैं। इसकी इंटीग्रेशन आपको एक डेफिनेट रिजल्ट देगी और वो रिजल्ट ये है। और बेसिकली आप वी वाई निकालना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे आप, तो आपके पास वी वाई का रिजल्ट ये आ जाएगा। इस केस में वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है, के और एम ये फिक्स्ड है और ये टी टाइम है। इसी तरीके से अगर आपने इसी रिलेशन से एक्सेलरेशन निकालनी है तो जस्ट आप क्या करेंगे कि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, और जैसे ही आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा वी टी ज़ीरो माइनस के बाई एम और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के बाई एम ऑफ टी। तो ये वाला रिजल्ट मिलके आपको जी दे देगा और बाकी एक्सपोनेंशियल इसी तरीके से आया। और इसी तरीके से अगर आपने इस इक्वेशन के अंदर से y कंपोनेंट निकालना है, यानी कि पोजीशन का कंपोनेंट निकालना है, तो आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से y तक और 0 से आपकी राइट साइड को पूरे फैक्टर को 0 से t के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। तो ये तीन इक्वेशंस आपको बता रही हैं कि किस तरीके से अगर किसी भी बॉडी के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन है तो उस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी और वाई कंपोनेंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आज के लेक्चर में आपने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग हो तो क्या फ़र्क होगा, अगर वो रोलिंग हो तो क्या फ़र्क होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं। इसी तरीके से आपने एक एग्जांपल को सॉल्व किया कि किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल के ऊपर, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा सी। इसी तरीके से आपने आगे एग्जांपल देखी और हमने ये देखा कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन है तो किस तरीके से वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन और पोजीशन कंपोनेंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।